तो हम पढ़ रहे थे बच्चे चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नाम का टॉपिक पढ़ा था। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको करने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। एलिवेशन का मतलब क्या हो रहा है? एलिवेशन मतलब होता है इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज। और बॉइलिंग पॉइंट को हमें समझना है। सबसे पहली बात, आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर हम बात करें, सुनना मेरी बात ध्यान से। हाँ, इधर देखो। ठीक है, ठीक है, सबने बोल दिया। तो मैं कह रहा हूं टेम्परेचर, हाँ, द मिनिमम टेम्परेचर at which the vapor pressure of substance become equal to atmospheric pressure, become equal to atmospheric pressure। तो क्या कह रहा है? मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस के जो वेपर प्रेशर होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब उसे हम क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट पे इंपॉर्टेंट बात कि जिस भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट आप मेजर कर रहे हो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और जिस टेम्परेचर पे ये हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। सही बात है। अब सुना ध्यान से, हम कुछ सिंबल्स की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात एक और सुनो। हमने पीछे पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपने ये समझा था कि जब आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालते हो तो उसका वेपर प्रेशर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और उसी को हम क्या बोल रहे थे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल रहे थे। अब एक बात बताओ मुझे, अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो इस जो है क्या नाम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या होगा? भाई अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या हो रहा होगा? ये क्या हो रहे होंगे? बढ़ रहे होंगे। क्योंकि वेपर प्रेशर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने कहां पढ़ा था? एजियोट्रॉप जब मैं समझा रहा था तो वहां मैंने ये बताया था कि वेपर प्रेशर का रिलेशन इनवर्स होता है मॉलिक्यूलर फोर्स के साथ, इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ। और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये भी जो प्रॉपर्टी आप पढ़ने जा रहे हो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किसके साथ? पिछले वाली प्रॉपर्टी के साथ, यानी आरएलवीपी के साथ। जब भी कभी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर कम होना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाना? इंक्रीज कर जाना। और इसी वजह से टॉपिक का नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर बात? तो अगर हम कुछ सिंबल्स की बात करें तो सुनना, हम इस्तेमाल करेंगे एक सिंबल टी नॉट बी। अगर ऊपर टी नॉट बी लिखा हो इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी किसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है प्योर स्टेट के अंदर। अगर मैं कहीं लिखूं टीबी
तो ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होगा ये, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्या हुआ, नहीं सिर्फ टीबी लिख रहे हैं, सिंपल। तो टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो आप सिंबल मानने तो कुछ भी मान सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी में मान के हम चल रहे हैं वही सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टी नॉट भी, हाँ महाराज ये ऊपर देखो, ये नॉट लगाया है, ठीक। तो टी नॉट बी और टीबी। अब एक बार बताओ, टी नॉट बी प्योर सॉल्वेंट का है बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो आपको पता है कि टीबी जो है हमेशा बड़ा होगा टी नॉट बी से। ऑलवेज। ऐसा क्यों होगा भाई, वो ले लो चेयर, उसे बैठ जाओ। तो मैं क्या कह रहा था, हमेशा टीबी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा टी नॉट बी से, क्योंकि भाई ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। और हम पढ़ ही रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना चाहिए। तो टीबी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट बी। ये तो बात क्लियर हो गई। अब सुनना, जब हमें पता चल गया कि टीबी ग्रेटर है टी नॉट बी से, तो मुझे अगर निकालना हो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी, तो कैसे निकलेगा भाई, बड़ी वाली क्वांटिटी कौन है, टीबी, और छोटी वाली कौन सी है, टी नॉट बी। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि टीबी माइनस टी नॉट बी किसके बराबर होगा, डेल्टा टीबी के बराबर होगा। और डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, या हम बोले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। भैया बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, कैसे पता चलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पहले कितना था और बाद में कितना हुआ। तो भाई जो ज्यादा वाला है उसमें से मैंने माइनस किया छोटे वाले को, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि इंक्रीज कितना हुआ। लेट्स से पहले कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना हो गया 10.5 डिग्री सेल्सियस, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, इंक्रीज कितना हुआ है ये पता चल जाएगा। तो डेल्टा टीबी मुझे मिल जाएगा। और डेल्टा टीबी जब मुझे मिल गया, क्या मिल जाएगा मुझे, डेल्टा टीबी। अब सुनना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डेल्टा टीबी होगा यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, वो होगा बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। किसके, मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी के। मोलैलिटी बहुत गलत स्पेलिंग लिख दिया मैंने, मोलैलिटी, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का नाम क्या है, केबी। क्या नाम है, केबी। और मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में स्मॉल एम। वेर एज अगर हम बात करें केबी की, कि भैया ये केबी क्या है, केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। ऊपर कर सकता हूं ना, ठीक। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब सुना ध्यान से, अगर हम बात करें मोलैलिटी की बच्चे, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, क्या होता है, WB यानी वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में MB मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इनटू में WA मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होगा, ग्राम में होगा। तो जब ये फॉर्मूला होता है तो मैं क्या करूं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में ये फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, WB इंटू में 1000 अपॉन में MB और इंटू में WA, और ये किस में है, ग्राम में है। तो मुझे एक नया फॉर्मूला और मिल जाएगा, सही बात। तो ये दो फॉर्मूले हमारे बहुत काम के हैं, जिनका हम इस्तेमाल बहुत बढ़िया से करने वाले हैं।
ठीक, अब सुनना ध्यान से, के भी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, या को गिवन होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां से, कई बार पूछता है कि के बी क्या होता है ये डिफाइन करने के लिए। तो जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए बोले तो हम हमेशा क्या करते हैं, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ, इधर आएगा डेल्टा टी बी और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, एम। लेट से मान लेते हैं कि मोलरिटी कितनी है, 1 है, और अगर मोलरिटी को 1 रखेंगे तो के बी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी बी के बराबर आ जाएगा ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं के बी इक्वल है किसके, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के, अगर मोलरिटी कितनी हो, 1 हो, 1 हो। ठीक, तो बस इसी टर्म में हम डिफाइन करेंगे इसको। अगर आप लोग यहाँ तक नोट कर लियो तो मैं ऊपर चल के थोड़ा डिफाइन करता हूँ, कर लो ना थोड़ा ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड as the elevation in boiling point, as the elevation in boiling point, as the elevation in boiling point when concentration of solution is 1 मोलर। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर हो, तो बॉइलिंग पॉइंट में जितना चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, केबी के बराबर होगा। केबी की यूनिट्स भी पता होना चाहिए हमें। अगर केबी की यूनिट्स की बात करें, ठीक है, बताओ ऊपर क्या है, डेल्टा टीबी। अब ये टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है, सही बात है। तो अगर वो केल्विन में होता है तो भाई साहब अगर हम बात करें यूनिट की, केबी की, ठीक है, तो केल्विन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्विन। अब केल्विन पर मोलर बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकता, केल्विन, अगर हम बात करें केजी पर मोल। कैसे, सुना ध्यान से, नीचे क्या था, मोलरिटी, और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। क्या होती है, मोल पर केजी। तो आपको पता है जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा बिल्कुल, तो इसलिए केल्विन केजी और पर मोल यूनिट हो जाएगी किसकी, केजी। क्लियर बात। तो हमने क्या क्या देखा, यूनिट देख लिया, इसके फॉर्मूले देख लिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इतनी बात हमने समझ ली। अब हमें एक छोटा सा ग्राफ के फॉर्म में देखना है कि ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ बनाता हूं, बट ग्राफ बनाने से पहले एक चीज समझना, इधर देखो, मैंने यहाँ पे यूनिट इस्तेमाल किया है केल्विन केजी पर मोल। अब मेरी बात सुनो, जब आप डेल्टा टीबी निकाल रहे होगे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने टेम्परेचर केल्विन में लिया है या डिग्री सेल्सियस में लिया है। अगर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आप डिग्री सेल्सियस में ही सॉल्व कर लो, अगर क्वेश्चन में केल्विन में दे रखा है केल्विन में सॉल्व कर लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टीबी निकाल रहे हो, और चेंज केल्विन में जितना होगा उतना ही डिग्री सेल्सियस में होगा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ा सा ग्राफ है इसका, ग्राफ की बात करते हैं। सुना ध्यान से, अगर हम ग्राफ की बात करें बच्चे, तो ग्राफ में इधर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, क्या ले रहे हैं इधर, वेपर प्रेशर, ठीक, और इधर ले रहे हैं हम क्या, टेम्परेचर। इधर क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर। तो अगर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक, कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखेगा। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की बच्चे, तो आपने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट
उस पॉइंट पर मेजर करते हैं जहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। तो अगर हम बात करें, मान लिया कि वेपर प्रेशर ये ऊपर बढ़ रहा होगा, ये वाला पॉइंट मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ प्रेशर कितना हो जा रहा है, 1 atm। 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, इस पॉइंट पर जो ये टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर क्या होगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब अगर मैं मान लूं कि ये जो मैंने लिया है, ये बच्चे क्या लिया है, सॉल्वेंट। क्या लिया है मैंने, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का होगा। जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा, उस समय जो टेम्परेचर आ रहा होगा, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्योंकि मैंने ये सॉल्वेंट लिया है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का। और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, T0B होता है। सही बात। अब सुनना, अगर मान लिया मैंने इस सॉल्वेंट के अंदर क्या मिक्स कर दिया है, सॉल्यूट, और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करूंगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मैं इसका कलर बदल दे रहा हूं, ठीक। तो ये ग्राफ हुआ नीचे की तरफ शिफ्ट। जब ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, अब मुझे मेजर करना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तरीका वही रहेगा, 1 atm। इस ग्राफ को जहां टच करेगा उस पॉइंट पे जाएंगे, और फिर वहां से कहां आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन यानी टीबी है। तो आप बताओ मुझे, T0B और टीबी से बड़ा कौन है, T0B और टीबी में से कौन बड़ा है, टीबी है ना। तो ये ग्राफ में किधर आ रहा है, उस साइड आ रहा है। इसका मतलब ये जो बीच का गैप है ना, ये गैप एक्चुअली में क्या है, डेल्टा टीबी है। दैट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। यानी जैसे ही आपने सॉल्यूट ऐड किया, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा वो ये है। टेम्परेचर पहले अलग था, अभी क्या हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ग्राफिकली वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहां तक की बात हो गई। और ये क्वेश्चन अगर आप नई एनसीईआरटी सबके पास है, तो मैं नई एनसीईआरटी के साथ लिख रहा हूँ 1.7 एग्जाम्पल नंबर। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो क्वेश्चन वहां से देख सकते हो। आप सॉल्यूशन में क्या लिख लोगे, एग्जाम्पल 1.7। अब सुना ध्यान से, क्या कह रहा है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। पहले गिवन इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेनी है। सबसे पहले मुझे दे रखा 18 ग्राम ग्लूकोज, और मैं कहां डिजॉल्व कर रहा हूं, वाटर के अंदर। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट को हम किससे लिखते हैं, ए से। तो ए से हम किसको लिखेंगे, वाटर को। और बी से हम किसको लिखेंगे, ग्लूकोज यानी C6H12O6 को। तो मैंने पहले बता दिया किसको मैं कैसे लिख रहा हूं। तो अगर मैं लिख रहा हूं WA, तो WA का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ वाटर कितना है, 1 kg है। अगर ग्राम में हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। वेट ऑफ ग्लूकोज यानी WB कितना है, 18 ग्राम है। अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ बी यानी ग्लूकोज का मोलर मास, देखो आपको फॉर्मूला थोड़ा बहुत माइंड में याद होना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको याद हो अगर फॉर्मूले में, तो WB था 1000 तक नंबर, इसको छोड़ो, यहाँ MB था और यहाँ WA था। सही बात है ना। तो मतलब WA WB MB चाहिए होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मुझे MB चाहिए, MB इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है। अब जब हमें इतनी बातें पता चल गई हैं, तो सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, आगे देखते हैं। तो कह रहा है भाई ये हो गया, एट व्हाट टेम्परेचर द वाटर बॉइल, मतलब बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। फॉर कह रहा है केबी फॉर द वाटर कितना दे रखा है, तो केबी मुझे दे रखा है भाई साहब कितना, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो कह रहा है कि मुझे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। अगर मैंने वाटर में 18 ग्राम क्या मिला दिया है, ग्लूकोज, तो एक प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आप लोगों को पता है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन एग्जैक्टली। अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है प्योर वाटर का, जिसको हम T0B बोलेंगे, प्योर वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लिखते कैसे हैं, T0B से। कितना होगा ये, 373.15 केल्विन, या फिर अगर किसी ने 100 डिग्री सेल्सियस लिख दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, लिख सकते हो आप। ठीक है।
अब सुनना ध्यान से, इतनी बात हो गई। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल, यानी अगर मैंने वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया है तब वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है मुझे, तो मतलब मुझे टीबी फाइंड करना है। अब सोचो, टीबी या टी नॉट बी दोनों में से कोई भी अगर आपसे पूछे तो हमेशा याद रखना आपको डेल्टा टीबी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब डेल्टा टीबी पता होगा तभी बाकी सारी चीजें निकलेंगी। तो अगर हम डेल्टा टीबी निकालने के लिए जाएंगे तो हमें पता है सर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, और ये भाई साहब किसमें है, ग्राम में है। तो के बी हमारे पास कितना दे रखा है 0.52 इंटू में डब्ल्यू बी कितना है 18 है, और इस 1000 को 1000 ही रहने देते हैं क्योंकि ये अभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। एम बी हमारे पास कितना होता है 180 होता है, और ये भी कितना है मेरे पास 1000 ग्राम है। तो बताओ 1000 से 1000 कैंसिल, सीधा सीधा अगर काटेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और अगर हम अब सीधा डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 0.052 केल्विन। सही बात है ना, किसी कोई समस्या यहां तक नहीं? ठीक है, हाँ यहाँ ध्यान रखना क्योंकि पॉइंट पॉइंट की बात होती है, ये सारी बहुत छोटे छोटे नंबर्स आएंगे तो यहाँ इग्नोर नहीं मारना है कुछ। ठीक, तो अगर हम बात करें तो हमें पता चला कि भैया टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा 0.052 केल्विन का आएगा। तो अगर हम बात करें तो मुझे डेल्टा टीबी मिल गया है, तो डेल्टा टीबी जो कितना होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, निकालना क्या है आपको, टीबी निकालना है। तो टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। अच्छा बताओ टी नॉट बी कितना है 100 मान लें, चलो 100 ही मान लेते हैं, और ये डेल्टा टीबी कितना है 0.052, ऐड करो जो कितना आएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है ये भी आंसर। मैंने क्या बोला आपको, अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप आंसर केल्विन में निकालो, आप आंसर डिग्री सेल्सियस में निकालो, आप कैलकुलेशन सेल्सियस में करो, सारी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि यहाँ सब चेंज इन टेम्परेचर है। अब आप खुद सोचो, इधर देखो, मैं अगर 100 एक टेम्परेचर है और एक है 105, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो 105 माइनस 100 कितना आएगा 5 आएगा। अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 373 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 378 हो जाएगा। अभी भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 ही आएगा। अरे इधर उधर कर देना बस है? नहीं ऐसे नहीं, तो फिर एक सेल्सियस में एक केल्विन में तो चेंज अलग आ जाएगा। अब यहाँ देखो, सुनो ध्यान से, अरे सुनो ध्यान से, ये क्या है, ये केल्विन का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेल्टा टी है ना, अरे ये डेल्टा टी है, और यही तो समझा रहा हूं, अगर ये जितना डेल्टा टी लिखा हुआ है केल्विन में उतना ही डेल्टा टी किसमें होगा सेल्सियस में होगा, यही तो समझाया। 105 है, इसमें से मैंने 100 माइनस किया तो कितना आया 5 डिग्री सेल्सियस। सही बात है, अगर मैं इसी को 378 माइनस 373 करता तब भी कितना आता 5 केल्विन। अरे केल्विन और सेल्सियस में सेम आ रहा है ना आंसर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन एंड सेल्सियस दोनों क्या होगा सेम होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने केल्विन में निकाला था और सेल्सियस में आंसर दिया, या सेल्सियस में निकाला था केल्विन में आंसर दिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट वाले टॉपिक पे जाओगे तो फर्क पड़ेगा, अभी तक नहीं पड़ेगा, अगले टॉपिक में भी नहीं पड़ेगा। तो यानी जब भी चेंज निकालना हो तो चेंज में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे सेल्सियस में आंसर दो या केल्विन में। अब अगर किसी को केल्विन में आंसर देना था तो वो भी दे सकता था भाई साहब, देखो मैं और करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो क्या करता 0.052 प्लस 373.15 ऐड कर लो भाई साहब, देखो कितना आ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे जो है ऐड करेंगे ऐसे, देखो ये वाला बचपन में हम करते थे ना वही से, तो 0.05 और 2 तो कितना आ जाएगा ये 2550 और 1 ये कितना हो जाएगा 2.373 कितना आया 373.202 तो 373.202 केल्विन। ठीक, तो दोनों ही आंसर है, आइदर आप सेल्सियस में दो या केल्विन में दो, दोनों बातें क्या आएंगी।
ठीक है, तो ये हो गया, यानी आपको समझ में आया कैसा क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे। एग्जाम्पल नंबर 2.8, एग्जाम्पल नंबर 2.8, नई एनसीईआरटी में 1.8। तो मैं नई एनसीईआरटी के हिसाब से लिख रहा हूं 1.8। ठीक, आप सुना ध्यान से, यहां आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट का मोलर मास तो हमें पता है सर एमबी होता है, और हमें ये निकालना है। ठीक है, तो अब गिवन क्या क्या है ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। करना आपको है, मैं बस सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं, आप भी साथ साथ में मेरे लिखना। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बेंजीन, यानी बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, प्योर बेंजीन का, अभी सॉल्यूशन नहीं बनाया। कह रहा है बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये प्योर है। इसका मतलब ये टी नॉट बी होगा, कितना है भाई साहब, लिख देते हैं 353.23 केल्विन। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है वन व्हेन, जब हमने क्या किया 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी WB कितना है 1.80 ग्राम है। जब हमने इसको ऐड किया किसमें 90 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर, मतलब WA कितना है 90 ग्राम है। तो जब हमने ऐड किया तो हुआ क्या भाई, टेम्परेचर बढ़ गया 354.11 केल्विन पे, यानी ये टीबी है। और कितना हो गया टेम्परेचर 354.11 केल्विन हो गया। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास, और आपको के भी दे रखा है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। आ जाते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले जब भी टीबी और टी नॉट भी मिल जाए तो डेल्टा टीबी निकाल लिया करो। हाँ जस्ट, तो अगर हम बात करें 354.11 माइनस 353.23, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। तो आपको फॉर्मूला याद ना रहे ना, तब भी ध्यान रखना, बड़े वाले टेम्परेचर में छोटे वाले को माइनस करना होता है। ठीक है ना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अरे टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है वो नेगेटिव में कैसे आ जाएगा, कितना इंक्रीज किया -2 डिग्री इंक्रीज किया, वो तो घटना हो गया ना। तो इंक्रीज या डिक्रीज हम कहते रहे, हमेशा आंसर माइनस में लाना है हमें, तो प्लस में लाना है, और प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, बड़े में छोटे को माइनस करो, सीधा सही हिसाब किताब। सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आया 0.88 केल्विन आ गया। अब आप लोग फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो, देखो आप लोग क्या करते हो। नहीं, हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जिनको समस्या होगी। इधर देखो, जब भी आपको जो कुछ भी निकालना हो उसके लिए देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप जैसे अच्छा लग रहा है आपको, आसान जैसे लगे आप वैसे कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जिस भी क्वांटिटी को आपको निकालना है बस उसको एक तरफ पहले कर लिया करो, वैल्यू वैल्यू पुट मत किया करो। एमबी निकालना था ना, तो एमबी इधर कर लिया, भैया टीबी नहीं चाहिए उधर चाहिए, तो टीबी को उधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000, और एमबी की जगह पे क्या ले आए डेल्टा टीबी इधर, और इंटू में डब्ल्यू। अब मुझे पता लग गया भैया ये मुझे फाइंड आउट करना था, ये सारे गिवन है, अब वैल्यू चुपचाप पुट करते चले जाओ। ये कितना था 2.53 था, डब्ल्यू ए कितना था 1.80 था, और ये कितना है 1000 है, अपॉन में डेल्टा टीबी कितना था 0.88 था, और डब्ल्यू ए कितना है 90। समझ गया ना, अब इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा 58 आ रहा है, 57.5, ठीक है 57.5 58, एनसीईआरटी में शायद 58 आ रहा है, हाँ 58 आ रहा है, 58 आ रहा है एनसीईआरटी में। ठीक है ना, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 58 ग्राम पर मोल। देखो अच्छी, 10 से 10 ये काट दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 180, मतलब इमेजिनरी मान ले रहा हूं मैं,
ये अगर इसको काटूंगा तो ये 180 हो जाएगा इसके साथ में, सही बात है, मल्टीप्लाई करके। तो अब आपको बताओ, ये 9 से काटोगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है ना। इससे काट देता हूँ, ये 10 हो जाएगा, ये 0.44 हो जाएगा, ठीक। और कुछ कटेगा, और कट जाएगा, ये 5 कर देता हूँ, और ये 0.22 कर दिया। अब उसका तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा, इसको कर ले 253 और इंटू में 5, और इसको कर लिया हमने 22, हो जाएगा ना। बस अब सॉल्व कर लो, अब तो आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो करना है। क्या हुआ? अच्छा 11 से भी कट रहा था दोनों, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, कितना बच गया 3, तो 11 3 जा 33, सही है, ये तो कट गया, 2 बच गया। और अगर हम बात करें तो किसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको 2.5, तो इसको काटना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 22 है ना, तो 11.5 आ जाएगा, सही बात है। अब देखो 11 5 जा 55, सॉरी 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा 5, उसका 5 1 जा 5, और 2 कैरी गया था 7 हो गया, 5 1 5, और डेसिमल लगाएंगे तो 57.5 या 58, ठीक है, ठीक है। तो हमने जो सॉल्व किया ये आ रहा है कितना 57.5 ग्राम पर केजी, क्लियर बात। तो अब जो है अगला टॉपिक हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है लगभग जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था वैसे ही सिमिलर है। हो गया, चलो चलो मैं तो हेरिंग डालता हूं। टॉपिक हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब भाई साहब यहाँ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। डिप्रेशन का मतलब क्या है यहाँ, डिक्रीज से, किससे है, डिक्रीज से। और अगर हम बात करें बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो डिफाइन तुम लोग थोड़ा बहुत कर ले रहे थे, फ्रीजिंग पॉइंट मैं ही बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड फ्रोजन सब्सटेंस बिकम इक्वल। सुना ध्यान से क्या कह रहा है, जैसे मान लिया इधर आपके पास क्या है, वाटर है, तो वाटर को आपने किसमें लिया, लिक्विड फेज में, किसमें लिया, लिक्विड फेज में। तो इस लिक्विड फेज वाटर का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, सुना ध्यान से, वेपर प्रेशर होगा लिक्विड वाटर का। और जब इसका वेपर प्रेशर जो आपका फ्रोजन वाटर है, कौन सा वाटर है, फ्रोजन वाटर है, उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, और ये काम जिस टेम्परेचर पर होता है उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर है जब आपने किसी सब्सटेंस को ठंडा करना शुरू किया, वो धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिडिफाई होना शुरू होगा, मतलब फ्रीज होना शुरू होगा। तो मैं कह रहा हूँ उसका वेपर प्रेशर धीरे 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 क्या होगा, लिक्विड का कम होता चला जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ दो चीजें, इधर देखो वाटर है, लिक्विड फेज में भी है और सॉलिड फेज में भी है, यानी एक फ्रोजन वाटर है और एक लिक्विड फेज का वाटर है। अब मैं लिक्विड को फ्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन करूंगा, वो धीरे धीरे फ्रीज होना शुरू होगा,
तो उसका वेपर प्रेशर पहले जितना रहा होगा वो कम होता जाएगा, कम होता गया होता गया होता गया, एक समय ऐसा आएगा कि उसका वेपर प्रेशर जो सॉलिड यानी सॉलिड फॉर्म में जो वाटर है उसके वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। और जब ये होता है उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर बोलेंगे या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डैश सब्सटेंस बोलेंगे। क्लियर? अब यहाँ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जब सॉल्यूट में ऐड करूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिल्कुल ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये एग्जैक्टली सेम है आपका बॉइलिंग पॉइंट की तरह। अगर मैं बात करूं बच्चे तो यहाँ टी एफ नॉट अगर लिखेंगे तो मतलब ये प्योर फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, अब सुना, जो टीएफ होगा बच्चे वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। अब अगर मैं डेल्टा टीएफ निकालूंगा तो डेल्टा टीएफ, अच्छा बताओ टी नॉट एफ और टीएफ में से कौन का ज्यादा होगा, आपको पता है टी नॉट एफ ज्यादा होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो मतलब मैं माइनस किस में से करूंगा, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। और ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जैसे हमने पीछे देखा था बिल्कुल सिमिलरली डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, एंड जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आता है, के एफ इंटू में मोलैलिटी। तो फॉर्मूला हमारे पास एक बन के आ जाएगा ये वाला। और आपको पता है अगले स्टेप में, हाँ 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 बिल्कुल भाई, अगले स्टेप में क्या करेंगे, मोलैलिटी की वैल्यू रख देंगे, मतलब फॉर्मूला रख देंगे, और क्या बन जाएगा, एक नया फॉर्मूला। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, और मोलैलिटी का फॉर्मूला लगते हैं डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। क्या ये याद रखना मुश्किल काम है भैया, एक याद किया दूसरा भी याद हो जाएगा, सिर्फ टी बी की जगह मतलब बी की जगह एफ लगाना है, सही बात है। और ये दोनों फॉर्मूले भी इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और यहां अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट का नाम क्या होता है भाई साहब, कांस्टेंट हमारा है के एफ, इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। पुरानी परंपरा के हिसाब से अगर डिफाइन करना हो इसको तो के एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा टी एफ अपॉन में एम, और आप एम को क्या मान लो, 1 मान लो। तो जिस पॉइंट पर आप एम को 1 मानोगे तो के एफ किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी एफ के बराबर हो जाएगा, होगा ना। अब आप बताओ, जैसे हमने पीछे डेफिनेशन लिखा था वही सेम डेफिनेशन है, मैं तो चाहूँ कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या ही पीछे जाऊँ, लिख देता हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ लिख रहा हूँ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is defined as depression in freezing point depression in freezing point when molality of solution is 1 या फिर यूनिटी, 1 बोल दो या फिर यूनिट। यूनिट भी आपको पता है सेम ही आएगा, केल्विन होगा, केजी पर मोल होगा, यूनिट सेम रहेगा। केल्विन
kg पर मोल। कर रहा हूं मैं, ऊपर कर दे रहा हूं इसको। तो ये पिछले वाले के जैसा ही है, कुछ ज्यादा चेंज तो है नहीं। अब इसके बाद लगभग हम लास्ट में पहुंच जाएंगे इस चैप्टर के। हाँ, हाँ तो और क्या हो गया यहाँ तक? ग्राफ, ग्राफ, हाँ लिख लो, तो ग्राफ बनाना है एक। हाँ, तब सुनना, ग्राफ की बात करते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें, इधर है टेम्परेचर भाई साहब, और इधर कौन है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सुना जानते इधर। हम्म, हाँ, सुना जानते। इधर देखो, अच्छा बताओ, ये दोनों सॉल्वेंट है, सुना मेरी बात ध्यान से। अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, ये दोनों बच्चे हैं सॉल्वेंट। अरे मतलब ये दोनों के दोनों क्या हैं? सॉल्वेंट हैं। अगर ये दोनों सॉल्वेंट हैं, तो कौन सा लिक्विड होगा, कौन सा सॉलिड होगा, देख के बता सकते हो? ये वाला लिक्विड। सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होगा या लिक्विड का? सॉलिड का ना, तो नीचे वाला सॉलिड होना चाहिए ना, ऊपर वाला क्या होना चाहिए? लिक्विड। तो ये लिक्विड सॉल्वेंट है। ये क्या है? अरे मतलब बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक। और ये क्या है? फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक। अब सुन ना, हमने क्या पढ़ा है कि जिस पॉइंट पर लिक्विड, इधर देखो, जिस पॉइंट पर लिक्विड और फ्रोजन दोनों के वेपर प्रेशर सेम होते हैं, उसी पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो भैया दोनों आके यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मतलब दोनों का क्या है, उस पॉइंट पे सेम है। तो हम इस लाइन को यहाँ नीचे से मिला देंगे, और जब यहाँ आएगा तो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? टी नॉट एफ को, क्योंकि ये सॉल्वेंट की बात कर रहे हो आप। अब आप बताओ, इधर देखो, ये जो लिक्विड सॉल्वेंट था व्हाइट वाला, मैंने इसमें क्या मिला दिया? सॉल्यूट। जैसे ही मैं सॉल्यूट मिलाऊंगा, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और जब कम होगा तो इसको ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सटेंड करने से काम नहीं चलेगा, ये कुछ अजीब सा एक्सटेंड। ठीक। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे जाके कट करेगा। सही बात है। ये जो नीचे वाला ग्राफ बना है, ये किसका है? सॉल्यूशन का है। मतलब इसमें मैंने क्या मिला दिया है? सॉलिड मिला दिया है। अब सुनना, यहाँ पे जो आएगा टेम्परेचर, वो क्या होगा? टी एफ। अब अगर आप देखो कि टी नॉट एफ से कम हो गया है टी एफ, इसका मतलब जो बीच में है ये कौन है? डेल्टा टी एफ। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन भी है। जैसे जो ठंडी एरिया होते हैं ना, वहाँ जब बर्फ वगैरह रोड पे आती है, तो साफ करने में जुगाड़ करते हैं, डीप फ्रीजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। जो गाड़ियों के रेडिएटर होते हैं, ठंडी एरिया के अंदर उसमें पानी जो होता है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ करते हैं। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वाले का एप्लीकेशन भी है। तो एप्लीकेशन हम अगली क्लास में देखेंगे, बट पहले एक क्वेश्चन करके फिर छुट्टी होगी। अब देना इथाइलिन ग्लाइकोल। इधर देखो, कह रहा 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। अब सुना ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉल्यूट है हमारा, वो है कौन? इथाइलिन ग्लाइकोल। कौन है? इथाइलिन ग्लाइकोल इज सॉल्यूट। ठीक है ना? इसके बाद जो है हमारा जो सॉल्वेंट है, वो कौन है? वाटर। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, तो मुझे WB दे रखा है, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल कितना दे रखा है? 45 ग्राम। और WA यानी पानी कितना दे रखा है? 600 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालते हैं मोलर मास, कितना आएगा भाई इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास? कार्बन का क्या? 24, 62 आता है, याद रखना डायरेक्टली, 62 ग्राम पर मोल। ठीक, इथाइलिन ग्लाइकोल का आ गया। और कुछ दे रखा है क्या मुझे? और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब मुझे क्या क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा टी एफ
पहली बात तो ये निकालनी है। अगला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टी एफ निकालना है। क्या निकालना है? टी एफ। आपको टी नॉट एफ नहीं दे रखा है, तो भैया पानी है और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। क्लियर बात? आ जाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में, के एफ भी दे रखा होगा कहीं ना कहीं, नहीं दे रखा है, डब्ल्यू भी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए किस में है? ग्राम में। वाटर के लिए जो के एफ की वैल्यू है वो थोड़ी सी याद कर लेना, ठीक। के एफ की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है? 1.86, और जो के बी की वैल्यू होती है वो होती है 0.52। ये वाटर के लिए याद रखना, वैसे तो जनरली दिया रहता है, बट अगर कभी ना दे तो ध्यान रखना, वाटर के लिए के एफ की वैल्यू 1.86 और वाटर के लिए के बी की वैल्यू कितनी होती है? 0.52 होती है। तो अगर हम बात करें, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं तो आएगा 1.86 इंटू डब्ल्यू भी कितना है? 45 इंटू में ये हमारे पास 1000 अपॉन में एम बी कितना है? क्या हुआ? आ गया? एम बी कितना है? 62। अच्छा ठीक, 90। सब सीधा कट जा रहे हैं, तो भाई काट पीट कर देते हैं। तो ये 45 टू जा, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। किसको काट दें? इसको काट दें? अच्छा सीधा चला जा रहा है 3 बार में, सही है। नीचे आ जाएगा तुम्हारा 100, 20, ठीक है। इसके बाद जो है नीचे 100 आ रहा है और ऊपर 3 आएगा, वही तो करो, हाँ ठीक। और अगर हम बात करेंगे तो ये 20 से ये 20 काट दो, और इससे काटोगे कितना हो जाएगा? ये 1.5, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा नहीं आ जा रहा है? अच्छा 600 है। पूरी मेहनत खराब हो गई। एक मिनट, एक मिनट, मेहनत बर्बाद। हाँ, ये हमारे पास कितना था? वो पिछले वाले में शायद 90 था ना, तो पिछला वाला मुझे याद था, पिछला वाला याद नहीं करना था। 20 से ये 20 काट देते हैं, ठीक है। और इससे इसको काटेंगे, ये नीचे 100 और ऊपर 3। उसके बाद जो है इसे एक 0 से एक 0 ही काट देते हैं, ठीक है। और इसको ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2, सही बात है। या ऐसे ही इसको नहीं काटते, इस 3 से इसको काट देते हैं, ठीक है, और 45 को रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? ऊपर बचा 45 अपॉन में 20, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से काटोगे इसको, 2 से नहीं कटेगा ना, 2 से आ जाएगा 22.5, ठीक है, और 10 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 2.25 केल्विन, ठीक है ना। तो आ गया 2.25 केल्विन। मुझे निकालना था क्या? कहाँ गया? टी एफ निकालना था। तो अच्छा बताओ, टी एफ टी नॉट एफ से छोटा होगा या बड़ा? टी एफ छोटा होगा, डिप्रेशन है ना। तो सीधा सीधा ये बोल सकता हूं कि टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ फॉर्मूला बन जाएगा। टी नॉट एफ कितना है? 273.15 और माइनस 2.25, सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना आ रहा है आंसर? 270 समथिंग आएगा। 270 पॉइंट कितना आ रहा है? 9, हाँ 95 आ रहा है, 9 आ रहा है सिर्फ, ठीक है, जो भी है 9 या 95, ठीक है केल्विन, हाँ 273.15 ना, सही तो है। 271 नहीं आएगा, 270 आना चाहिए। अरे तो उसके साथ में वो भी तो है, 25 भी है, अरे 2.25 भी तो है।
ठीक है, क्लियर बात। 270.9 केल्विन, ये हमारा आ गया क्या आंसर। आप सुना जानते फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकल गया ये, और हमारा ये था डेल्टा टीएफ, यानी यहाँ पे ये जो आंसर आया है ये ए वाले पार्ट का है, और ये जो आंसर आपने निकाला ये कौन से वाले पार्ट का है, बी वाले पार्ट का। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया यहाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बाकी और क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। ठीक, तो आज के लिए आप लोगों का धन्यवाद।